सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। तकरीबन एक दहाई से भी ज़ायद अरसे से कौमी एयरलाइन की निजकारी की बातें हो रही हैं। मौजूदा हुकूमत से कबल निगरां हुकूमत और निगरां हुकूमत से कबल PDM हुकूमत ने भी PIA समेत खसारों में डूबे हुए इदारों की निजकारी के हवाले से कई दावे किए, लेकिन ये काम हमेशा ऊंट को रिक्शे में बिठाने के बराबर ही साबित हुआ। वफाकी काबीना की निजकारी कमेटी बराए मिल्कियती इदारे ने 5 साल में 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी है। निजकारी कमीशन की तरफ से जारी एलामिये के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया है कि दीगर SOEs को शामिल करने का फैसला दर्जाबंदी की तक किया जाएगा। मुनाफा कमाने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाएगा। एलामिये के मुताबिक स्ट्रेटेजिक के अलावा दीगर SOEs को भी COP के सामने रखा जाएगा, जबकि OGDCL के शेयर्स पेट्रोलियम डिवीजन को मुंतकिल करने पर भी गौर किया गया है। सराय के मुताबिक जिन इदारों की निजकारी की जाएगी उनमें 8 बिजली की तकसीम कार कंपनीज, जामशोरो जनरेशन कंपनी, पाकिस्तान टेक्सटाइल कंपनी, स्टेट इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन और टेलीकॉम इंडस्ट्री शामिल हैं। चेयरमैन निजकारी कमीशन की तरफ से दी जाने वाली तारीख ज्यादा दूर नहीं है और तकरीबन 1 माह बाद 1 अक्टूबर को यह सूरत-ए-हाल वाज़ेह हो जाएगी। PIA की बिड के लिए 6 कंपनीज को फाइनल कर लिया गया है। इन कंपनीज में फ्लाई जिना, एयर ब्लू, आरिफ हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड और मजीद कंपनीज शामिल हैं। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया कि PIA इस वक्त जिस तरह चल रही है समझें कि चल ही नहीं रही है। जो PIA खरीदेगा उसे पहले साल PIA चलाने के लिए 80 अरब रुपए खर्च करना पड़ेंगे। जो कंपनी PIA खरीदेगी उसे 200 अरब रुपए का तो सिर्फ कर्ज ही अदा करना होगा और 40 करोड़ रुपए जहाजों की मरम्मत और दीगर उमूर पर खर्च करने होंगे। PIA का खसारा इस वक्त 500 अरब तक पहुंच चुका है। 2010 के बाद PIA ने नुकसान करना शुरू कर दिया था। PIA को चलाने के लिए हुकूमती सब्सिडी की जरूरत बढ़ती गई। 2016 के आखिर तक PIA पर $3 अरब का कर्ज था, जो 2018 के आखिर तक बढ़कर $3.3 अरब तक पहुंच गया था। सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन डिवीजन के मुताबिक 2015 के बाद PIA ने 500 अरब का बड़ा नुकसान किया है। अगर 2015 में PIA की निजकारी हो जाती तो ये नुकसान शायद ना होता। PIA इस वक्त 850 अरब रुपए से जायद का मकरूज है, जबकि इसके असासों की मालियत सिर्फ 161 अरब रुपए है। कौमी एयरलाइन को सिर्फ साल 2023 में ही 75 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। निगरां दौरे हुकूमत में उस वक्त के वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने कहा था कि प्राइवेटाइजेशन का काम 98% मुकम्मल हो चुका है और नई मुंतखब हुकूमत के आते ही PIA की प्राइवेटाइजेशन कर दी जाएगी। जबकि मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मार्च में भी PIA की निजकारी पर अमल दरामद के लिए हतमी शेड्यूल तलब किया था और पहले जून और फिर अगस्त की डेडलाइन दी गई थी, लेकिन अभी तक निजकारी का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका है। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन उस्मान बाजवा ने सेनेट कमेटी बराए निजकारी में PIA की निजकारी के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए कहा था कि हुकूमत ने सब कुछ कर लिया है, लेकिन PIA की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार करने वाले फिलहाल मजीद तफसीली जायजा लेना चाह रहे हैं। उस्मान बाजवा ने यह भी कहा था कि PIA खरीदने के लिए सबसे पहले 8 कंपनीज से रब्ता किया था, जिसके बाद 6 कंपनीज ने क्वालिफाई किया। इस वक्त सिर्फ 2 कंपनीज यानी एयर ब्लू और ब्लू वर्ल्ड सिटी PIA की खरीदारी में गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने कहा कि कंपनीज अभी PIA के खसारे और कर्ज की अदायगियों का जायजा ले रही हैं और थोड़ा वक्त मांग रही हैं। अगर ऐसे ही अमल जारी रहा तो प्राइवेटाइजेशन में मजीद ताखीर हो सकती है। सियासी वजूहात भी निजकारी में रुकावट बनी। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया कि PIA की खरीदारी में दिलचस्पी का इजहार करने वाली कंपनीज 75% शेयर्स का हुसूल चाहती हैं, जबकि एक कंपनी तो 100% शेयर्स हासिल करना चाहती है। अब ये पूरी सूरत हाल है और ये जो तमाम इस वक्त खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, इनके रहते हुए कैसे अक्टूबर तक मुकम्मल होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ज़ुबैर गिलानी साहब साबिक़ वज़ीर सरमायाकारी के हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब एक तवील अरसे से न सिर्फ PIA बल्कि दीगर इदारों को भी प्राइवेटाइज़ करने की बात हो रही है, लेकिन आप देखें कि मुश्किलात इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हैं पाकिस्तान की मईशत पर भी, लेकिन ये जो चंद एक लोकल इन्वेस्टर इस वक्त दिलचस्पी दिखा रहे हैं, अब हमें इनका हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है, इन्हें सहूलियात और आसानी देने की ज़रूरत है ताकि इनको देखकर फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी पाकिस्तान की जानिब रुख करें। एब्सोल्युटली। एक तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदद करने का। मैं उसके बाद ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत मस्बत बात है। हमें लोकल इन्वेस्टर्स को पूरी तरह से उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और उनमें यूनुस ब्रदर्स ग्रुप, ये जो YB ग्रुप है, आई थिंक अगर उनकी तरफ भी देखा जाए, जो बाकी और भी हैं आई जिनका आपने जिक्र किया, इनमें से फ्लाई जिना या जो लोग हैं, स्पेशली मेरा अपना चूँकि टेक्सटाइल का बैकग्राउंड है, तो यूनुस ब्रदर्स देमसेल्व्स वो बहुत एक रिस्पेक्टेबल नाम है। उनके साथ जो पार्टनर्स हैं, मेरा ख्याल है वो टर्किश कंपनी जो पेगासस है उसके साथ है। सो पहली बात कि आपके सवाल का स्ट्रेट जवाब ये है कि बहुत अच्छी बात है
हमें लोकल इन्वेस्टर्स को बिल्कुल करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। इस बात से कतई नज़र कि कौन सी हुकूमत है, कैसी हुकूमत है, जायज़ हुकूमत है, नहीं है, जो भी है, मैं ये समझता हूँ कि सरकारी इदारों की प्राइवेटाइजेशन जो है वो इंतहाई ज़रूरी है और जितनी जल्दी हो जाए वो बेहतर है। आपने सही फरमाया कि 2015 में अगर हो जाती तो ये जो इतने सारा नुकसान है 500 अरब रुपए का, ये इससे बच जाते और वो कंपनी जो है वो कुछ नफ़ा भी बनाती है और उस नफ़े के ऊपर कुछ सरकार को टैक्स भी आता ताकि जो चंद तनख्वाहदार मुलाजिम जो टैक्स देते हैं उनमें और भी ज़्यादा इजाफा होता है उस टैक्स बेस के अंदर। सो इस पे तो कोई बहस नहीं है। सवाल ये है कि ये 1 अक्टूबर तक होगा, हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अल्लाह करे हो जाए, ना भी हो उसके कुछ अर्सा बाद भी हो जाए तब भी ठीक है। होनी ज़रूर चाहिए, इसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन ये जो जैसे आपने भी बताया पिछले साल का 75 अरब का नुकसान है, आप देखें उसमें से 50 अरब तो खाली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस का है। तो PIA एक वैसे तो अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो 100 से ऊपर कोई 110-112 के करीब मुल्क हैं जिनकी स्टेट ओन्ड कैरियर्स हैं, लेकिन उन मुल्कों के हालात फ़र्क हैं, उनका जुडिशल सिस्टम फ़र्क है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट फ़र्क है, इसलिए वहाँ पे जो बाकी जो मुआशी जो इंडिकेटर्स हैं वो भी हमसे बहुत बेहतर है बहुत सारों में। सो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें बिल्कुल इस ख्वाब में नहीं रहना चाहिए कि ये सरकारी महकमे के तौर पे चल सकता है, कतई नहीं। मुझे इसमें किसी किस्म का इबाम नहीं है और ये यकीनी बात है कि ये प्राइवेटाइजेशन और बाकी सरकारी इदारे जो हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज जिनको हम कहते हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन जितनी जल्दी हो लेकिन ट्रांसपेरेंटली हो, ताकि उसमें किसी किस्म का बाद में सवालिया निशान ना उठे और कोई इबाम ना हो, ताकि आगे ही हम इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा धक्का दे चुके हैं, उनको उनके कॉन्फिडेंस को काफ़ी ज़्यादा ज़रबे लग चुकी हैं। अब ये पावर प्लांट्स जो IPPs, इनकी रीनेगोशिएशन में भी हमने सुना है कि स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है गवर्नमेंट, चूँकि वो ज़्यादातर अब लोकल इन्वेस्टर्स हैं। तो आई डोंट नो हाउ वो कितना ज़्यादा एक अक्लमंदाना फैसला है, बिकॉज याद रखिए कि लंदन कोर्ट जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है LCIA में या बाकी जगहों पे उनमें या एक्सिट की, उसमें हमारा माजी का तजर्बा जो है वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन्वेस्टर को जिस कदर इज़्ज़त दे सकते हैं उससे उसी इज़्ज़त के साथ डील करें, और स्पेशली लोकल इन्वेस्टर को। मैं ये समझता हूँ कि हमें लोकल इन्वेस्टर की शदीद उसकी प्रमोशन की ज़रूरत है। और ज़ुबैर साहब, ये पूरा जो PIA का केस है प्राइवेटाइजेशन का, ये हमें समझा भी रहा है कि लोकल इन्वेस्टर हमारे यहाँ मौजूद भी है, हमारे यहाँ इन्वेस्ट भी करना चाहता है, उसका एतमाद भी बहाल है, सिर्फ वो थोड़ी फैसिलिटेशन चाहता है। ये 6 अगर बड़े प्लेयर्स इस वक्त आए हैं, उन्होंने दिलचस्पी दिखाई है और उसमें 2-3 बहुत ही ज़्यादा इंटेंट रखते हैं PIA को ख़रीदने की, तो इसका मतलब उन्हें अंदाज़ा है कि वो इसको चला सकते हैं। लेकिन 2017 में हम अलग से एक मिनिस्ट्री भी बना चुके हैं प्राइवेटाइजेशन की, उसके बावजूद भी अभी तक ये मामला अपने एंड तक ना पहुंचना, ये भी बहरहाल एक अफसोसनाक अमर है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस में मैं इस हुकूमत को नहीं, मैं अपनी हुकूमत PTI की जो हमारी हुकूमत थी, मैं अपने आप को भी कहूँगा कि हमारा भी जो परफॉर्मेंस थी वो कोई ऐसी बहुत ज़्यादा मुकाबले सताइश कह लें या शानदार नहीं थी। उसकी वजह ये है कि एक तो जो ब्यूरोक्रेटिक पार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, जिसमें आपने कंपनियों की वैल्यूएशन करना, फिर उनके बाद जो बाकी उसकी बिडिंग करना और उसमें एक ट्रांसपेरेंट तरीके से देना, एक एसेट को हैंड ओवर करना, वो उससे ज़्यादा दुश्वार जो उसके इर्द गिर्द जो माहौल होता है मुल्क में कानूनी सियासी, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो ये लोकल इन्वेस्टर्स चूँकि इनकी ये यहीं के हैं, उनकी अप्रिसिएशन, उनकी समझ ज़्यादा है हमारे मसाइल की, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे आसान हल ये है कि लोकल इन्वेस्टर्स के साथ ही किया जाए। एक दफ़ा जब स्टेट की ब्लीड बंद हो जाएगी, आप ये IPP का सेक्टर, पावर सेक्टर आपके सामने है, इसमें भी अगर आप देखें कि हमने कोई एक कायदे करीने से शुरू किया होता तो शायद ये आज हम इस बुरी हालत में ना होते कि हम एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है पावर सेक्टर की वजह से। आई मीन वो उस पर जितनी भी बात की जाए कम है। मुझे यकीन है कि मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है उसमें कोई बेहतरी लाने की, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग जो सॉवरन गारंटीज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हमने किए हुए हैं,
उस वक्त हमें ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए थी कि कॉन्फिडेंस के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट से उनको अपहोल्ड करे सरकार। अगर सरकार अपहोल्ड नहीं करेगी तो कोई और क्यों करेगा? सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है एंड आई थिंक कि जितनी जल्दी किया जाए वो बेहतर है। सही। और जिस तरह ज़ुबैर साहब आपने अपनी पीटीआई गवर्नमेंट की बात की, ज़ाहिर है कि पीडीएम गवर्नमेंट का भी ये एक के बाद फिर ये दूसरा लगातार टेन्योर है, तो ये जो मिनिस्ट्री है प्राइवेटाइजेशन की, कितना मौसर इसका किरदार होता है, इसका ये मैंडेट इसका है क्या? चूँकि ये 7-8 साल से जब एक मिनिस्ट्री काम कर रही है और हम इसके होते हुए एक इदारा भी अगर प्राइवेटाइज नहीं कर सके, अब होने जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो ये जो लैकिंग थी ये इसको अब मुकम्मल तौर पर आपको लगता है कि ओवरकम किया जा चुका है और आगे इन्वेस्टर्स के लिए फिर एक बेहतरीन फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जा सकती है? देखिए, सरकार के अंदर कैपेसिटी का इशू बहुत शदीद है। वो खाली प्राइवेटाइजेशन की मिनिस्ट्री में नहीं, वो हर मिनिस्ट्री में कैपेसिटी का बहुत शदीद इशू है। हमारे यहाँ 98वीं तरमीम के बाद जो डुप्लिकेशन है रिसोर्सेज की बिटवीन द फेडरल गवर्नमेंट और जो सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के बीच में, वो इस कदर यानी ज़ाहिर है, इतनी ज़्यादा है, इतनी ब्लेटेंट है वो डुप्लिकेशन के आप उस पर जितना भी आप अफसोस करें कम है। इसी तरह प्राइवेटाइजेशन इंडस्ट्री भी बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह इम्यून नहीं है। वहाँ पे कैपेसिटी के सीरियस मसाइल हैं। देखें, जो सरकारी मुलाजिम है वो ठीक है, उसकी ट्रेनिंग नहीं है, वो किसी भी लेवल का हो कि वो कॉर्पोरेट फाइनेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस को समझे और उसके प्रॉपर वैल्यूएशंस करवाए। ठीक है, कंसल्टेंट्स करते हैं वैल्यूएशंस, इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स इंगेज किए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत होती है, उसमें प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री अनफॉर्चुनेटली बहुत अरसे से, 8 साल से नहीं, पिछले 25-30 साल से मैं देख रहा हूँ कि उसमें कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है। आप उसके अंदर जाके देख लें कि जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री की, वो बाकी मिनिस्ट्रियों से ना बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा तो खैर बिल्कुल नहीं है और बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। इसका मतलब है कि ये बहुत नामुनासिब हद तक कम है। और ज़ुबैर साहब, एक आखिरी सवाल कि ये जो SIFC बनी, ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ये लाना चाहती है, बड़े बड़े प्लान्स भी हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइंस में हैं, लेकिन जो लोकल इन्वेस्टर है अब इसको भी SIFC को अपना दायरा वसी करके ज़रा इनसे भी डील करना चाहिए और इनको भी थोड़ा सा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस प्रोवाइड करना चाहिए। देखिए, ये कॉन्सेप्चुअली आप देखें कि ये एक एलियन बॉडी है जो ऊपर से ला के बिठाई गई है कि इस उम्मीद में कि मुझे यकीन है कि नीयत अच्छी होगी कि किसी तरीके से रेड टेप को काट के फैसले जल्दी किए जाएं। एक आखिरी सवाल ज़ुबैर साहब, और कि ये जो हम इस वक्त देखते हैं, हमारी सियासी जमातें हो, हमारा मीडिया हो, हमारे इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक्स हो, वो हमें बड़ी मनफी तस्वीर हमारी मईशत की भी, हमारे इन्वेस्टर्स की भी, पाकिस्तान के हालात की भी दिखा रहे होते हैं। हम समझते हैं कि ज़ाहिर मुश्किल हालात हैं, मईशत इस वक्त बहुत बुरे हालों में है, लेकिन इसके बावजूद भी इन्वेस्टर्स का एतमाद तो पाकिस्तान में, चाहे वो लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो, अभी भी मौजूद है। पाकिस्तान की इकॉनमी भी अभी भी इन इन्वेस्टर्स पर एतमाद करके दोबारा से अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश कम से कम कर सकती है। ये अच्छी उम्मीद तो इस वक्त आपको भी होगी। देखिए, मैं किसी भी खुद फरेबी में अपने आप को नहीं रखता। पहली बात तो मेरे जहन में इतना सा भी इबाम नहीं है कि पाकिस्तान के फंडामेंटल्स जो हैं, हमारी जो बुनियाद है उसमें बहुत सारी रेजिलियंस है, उसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पास वो तमाम चीज़ें हैं जिनसे हम अपने आप को एक अजीम कौम बना सकते हैं। लेकिन अजीम कौम बनाने के लिए आप अगर देखें कि जापान पे एटम बम गिरे और उसके बाद भी वो खड़े हो गए, ठीक है, मार्शल प्लान था जो भी था, लेकिन इसी तरह बहुत सारी दूसरी मिसालें हैं। ईस्ट जर्मनी की जब वो इकट्ठा हुआ, वेस्ट यूनिफिकेशन हुई जर्मनी के साथ, तो उन्होंने कैसे कैचअप किया। मैं ये समझता हूँ कि ये इशू नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, हमारे पास गवर्नेंस की कमी है। और गवर्नेंस की कमी इसलिए कि हम ना तीतर और ना बटेर के चक्कर में, हम अदलिया को उसका काम करने नहीं देते, और जो बाकी हुकूमत है वो उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की है, अथॉरिटी किसी के पास है। सो ये जब तक क्लैरिटी नहीं आएगा, जमहूरियत इस मुल्क में फ़रोग नहीं पाएगी। इंटरनेशनल इन्वेस्टर को क्या, लोकल इन्वेस्टर को भी सबको पता है सब कुछ। खुद फरेबी का कोई फ़ायदा किसी को भी नहीं है, इसका सिर्फ नुकसान है। तो मैं डेफिनेटली अपबीट हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेकिन तब तक कि जब तक हम अपने आप से सच बोलना शुरू करें। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे जो पावर में जो लोग बैठे हुए हैं, जो हमारे इस वक्त पावर व्हील कर रहे हैं, वो मुझे इस मूड में नज़र नहीं आ रहे कि वो अपने आप से सच बोलें। तो ये एक ऑब्स्टिकल है, ये इंशाल्लाह ये भी रिमूव होगा, ये ज़्यादा आसान नहीं रहेगी, ये रात भी छटेगी और इंशाल्लाह इस मुल्क ने तरक्की करना, और इस मुल्क ने इंशाल्लाह अपनी
एक इसका एक रोशन मुस्तकबिल है। मुझे मेरा ये ईमान है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर गिलानी साहब, साबिक वज़ीर सरमाकारी थे और ज़ाहिर है पुरुमीद वो भी है और हम भी हैं कि आगे इस्लाहात होंगी, हमारे मुल्क माशी तौर पर मज़ीद आगे बढ़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद डॉक्टर नदीमुल हक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे पाइट से और उनसे फिर बात करेंगे कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कितनी ज़रूरी हैं। जो एक रिपोर्ट ब्लूमबर्ग इकनॉमिक्स की सामने आई है उसकी रोशनी में इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को कहाँ देख रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर नदीमुल हक साहब पाइट से हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम बात करेंगे कि आखिर हमारे मुल्क में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं उसका अमल शुरू हो क्यों नहीं पाता। क्या हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस रहती है, नेग्लिजेंस रहती है, इंटेंशन नहीं होती। हम देखते हैं कि शुरू के 1-1.5 साल कोई भी हुकूमत आती है वो हमें बताती है कि हम ये रिफॉर्म करने जा रहे हैं, फिर अगले चंद साल भी गुजर जाते हैं, टेन्योर ख़त्म हो जाता है, लेकिन सूरत हाल वहीं की वहीं और झुकी तू रहती है। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि ये भी हम देख रहे हैं कि कोई 7-8 माह इस हुकूमत के अब गुजर चुके हैं और हमने देखा था कि बड़े बड़े दावे हुकूमत में आने के बाद तो किए जाते हैं, लेकिन इस वक्त जिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत महसूस की जा रही है, इकॉनमी पर से बोझ किसी तरह कम किया जा सके, तो वो उसको किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है। देखिए अरबाब साहब, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इस मुल्क में ना कभी शुरू है ना होंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जो बुनियाद है, यहाँ हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म वो बातें करते हैं जो कि ख्याली पुलाव होते हैं कि लोगों को रिलीफ दे दे, कि लोगों को कुछ खाने को दे दे, लोगों को कुछ लंगर लगा दे, लोगों को कोई चीजें दे दे। हम ये बात नहीं करते कि जो हमारा सिस्टम है वो बिल्कुल टूटा हुआ है, बिगड़ा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि जो डोनर्स आते हैं वो पैसे हमें खिलाते हैं। यदि आप पैसे हमसे ले लें, किसी चीज के लिए पैसे ले लें ताकि उनका कारोबार बढ़ता रहे और मुल्क का कर्जा बढ़ता रहे। जो असल स्ट्रक्चर रिफॉर्म में हमें जरूरत है, जो कि आप मुझे सबको पता है पर उसकी डिटेल नहीं पता, उसकी डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपने पुराना कॉलोनियल निज़ाम जो है, जो लॉर्ड मैकाले का 1860 का निज़ाम है, अभी तक कायम है। वही ब्यूरोक्रेट, वही जजेस, यानी कि मतलब ये नहीं कि वो अभी तक जिंदा है, बट वही सिस्टम बड़े लायक लोग हैं इसमें, ये नहीं मैं कहता कि गंदे लोग हैं, बट लायक लोग हैं। बट सिस्टम पुराना है, फीते वाली फाइलों वाला सिस्टम है। वो सिस्टम है कि हर बंदा आके अपना वो परमिशन ले, उस सिस्टम और जो आपके लॉज हैं वो पुराने हैं। अभी तक किसी को प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलता, अभी तक आपके सरकारी घर पड़े हुए हैं और वो बल्कि ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। गोरे के जमाने में कम थे, अभी तक गोरे के जमाने में सरकारी गाड़ी कोई नहीं थी, अब सरकारी गाड़ियों का निजाम आ गया है। गोरे के जमाने में बाहर के दौरे कोई नहीं लगते थे, अब बाहर वो भी चीजें आ गई हैं। तो ये बिगड़ा हुआ सिस्टम कहीं ना कहीं से ठीक करना पड़ेगा। इसकी शुरुआत जो होगी, बड़ी सिंपल बात, कि आपको सिविल सर्विस का इम्तिहान अबॉलिश करना पड़ेगा, आपको फीते वाले ये जो गाड़ियां हैं, फीते वाली फाइलें अबॉलिश करनी पड़ेंगी, आपको ये जो सरकारी घर है अबॉलिश करने पड़ेंगे, आपको नए लॉज बनाने पड़ेंगे। ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। ये तकरीबन 20-30 साल लेगा करने के लिए, पर हुकूमत शुरू तो करे ना, कहीं से तो शुरू करे। सर अभी इन्होंने यूटिलिटी स्टोर बंद करने की कोशिश की, वो भी नहीं बंद हो रहे। इन्होंने PWD बंद करने की कोशिश की, वो भी नहीं हो रही। उनको 4-4 साल की तनख्वाहें दे रहे, फिर भी नहीं हो रही। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जो होने वाली है। PSTP का निज़ाम आपको तोड़ना पड़ेगा, ये माजी का कदीम जमाने का पॉलिटिकल निज़ाम है, इसको तोड़ना पड़ेगा। ये चीजें करनी पड़ेंगी, वरना रिफॉर्म का कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब नहीं साहब, ज़ाहिर आप कह रहे हैं कि 20 से 25 साल का अरसा लगेगा। तो ब्लूमबर्ग इकनॉमिक्स की जो रिपोर्ट है कि 2040 तक भी हमारी GDP बमुश्किल 4% तक पहुंच पाएगी, जो ऑलरेडी पिछले साल बकौल हमारी हुकूमत के 3.2% थी। तो फिर ये हमारा जो ग्रोथ प्रोसेस है वो भी इतना ही स्लो होगा, हमारी मईशत इतना ही स्लो ग्रो करेगी। ज़ाहिर है जो इस वक्त चैलेंजेस हैं वो तो अपनी जगह पर मौजूद हैं ही। मईशत तो खत्म हो गई है। मईशत तो देखिए ना, आपको जरूरत है ना, मुझे जरूरत है ना, ये जो बंदे सड़क पे चल रहे हैं इनको जरूरत है। हमारे लोग जो है वो माजी में रहने वाले लोग हैं, आगे जाने वाले लोग नहीं है। मईशत होती है जब सब मिल के काम करें, दौड़ दबा के काम करें। कोरिया पे मैं अभी पेपर पढ़ा था, कोरिया ने जब जब उन्होंने शुरू की अपनी तरक्की, तो कोरिया में सिर्फ 5 छुट्टियां मिलती थी बंदों को, साल की 5 छुट्टियां। अच्छा। हमारे सरकारी सेक्टर में 73 छुट्टियां मिलती हर किसी को। और फिर ईद की अलहदा, फलानी की अलहदा। कोरिया में ऐसी चीजें नहीं थी। मेहनत करने का निज़ाम बनाना पड़ेगा और फिर कारोबार का निज़ाम बनाना पड़ेगा, जहाँ हर चीज, यहाँ तो हर बंदा कहता है मुझे मुफ्त जायदाद मिल जाए, मुफ्त प्लॉट मिल जाए, ये वो, और ये कहे सरकारी नौकरी मिल जाए। ये सब खत्म करना पड़ेगा। जिस दिन हुकूमत इसके लिए तैयार होगी, हुकूमत की बात ही छोड़ दें, हम जिस दिन तैयार कि हम अपने ऊपर बोझ डालेंगे कि मैं मेहनत से काम करूंगा और चलूंगा। ये नहीं कि मेरा अब्बा कौन था, ये नहीं कि मुझे कोई सरकारी मराहत मिल जाए, ये नहीं कि ये सड़क 10 दफा उखड़ा के मुझे पैसे दे दो। हमें
अपना पूरा कल्चर चेंज करना पड़ेगा। और ये जो माजी की बातें हम करते रहते हैं वो छोड़ दें, आगे की बातें करें। अपना अपना पढ़ाई लिखाई को करते नहीं, हम रिसर्च कोई करते नहीं, सारा वक्त भीख मांगते हैं दुनिया से और कहते हैं कि खुदारा हमें बताओ क्या करें। इस वक्त आपकी हुकूमत में 10-15 गोरे कंसल्टेंट बैठे जो हुकूमत चला रहे हैं। आप तो हुकूमत भी नहीं अपनी चलाते, आप तो गोरे कंसल्टेंट से चलवाते हैं। तो हम तो आज़ादी में सिर्फ कौमी तराना गाते हैं, पाक सरजमीन गाते हैं, बाकी सब काम गोरे पे छोड़ देते हैं। तो ठीक है, चुप करके गुजारा करते रहे और क्या करें। तो नदीम साहब, ये जो आप ज़ाहिर गुफ्तगू कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल तो फिर टॉप लेवल से सेट होती है ना, तो हाईएस्ट लोग जो हैं ज़िम्मेदारान वो एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करें। अभी कल ही की एक बड़े अखबार की खबर है जिसमें ये बताया गया कि गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाह 40 लाख रुपए और मुराद उसके अलावा हैं 2 गाड़ियाँ, 18-18 हज़ार के उनको 4 नौकर और भी पता नहीं क्या कुछ, मोबाइल और पेट्रोल और वो सब कुछ, कितनी मुराद उनको दी गई हैं। तो ये ज़ाहिर ये तो सिर्फ ये एक एग्जाम्पल है, एक इदारे के सरबराह की ये अभी फिगर सामने आई हैं। तो ये इन चीज़ों पर भी कुछ गौर करना होगा, कुछ सोचना होगा, क्योंकि ये भी तो आवाम के टैक्स से पैसा जा रहा है। देखिए जी, गवर्नर सेंट्रल बैंक तो चले बहुत बड़ा आदमी है और बहुत अच्छा आदमी होना चाहिए, जरूर उसकी तनख्वाह अच्छी होनी चाहिए। ली कुआन यू जो सिंगापुर का लीडर था जिसने बहुत बड़ी तब्दीली लेके आया, उसने बहुत पुरानी बात कही थी कि अगर आप इनको तनख्वाहें कम देंगे तो आपको बंदर मिलेंगे। ठीक है, तो तनख्वाहें अच्छी देनी चाहिए, मैं बिल्कुल इसके हक में हूं, तनख्वाहें अच्छी देनी चाहिए। पर यहाँ तो ग्रेड डी के मुलाजिम को भी, एक चपरासी या किसी को भी आप घर देते हैं, सरकारी घर देते हैं। इस्लामाबाद में आए, मैं आपको दिखा देता हूँ, यूनिवर्सिटी चले, किसी भी आप देखें क्या हो रहा है। तो यहाँ तो बहुत बड़े तमाशे लगे हो। फिर ग्रेड 17 के बंदे को भी आप गाड़ियां दे देते हैं। तो ये पूरा निज़ाम चेंज करने वाला है। दूसरी चीज, आपने ग्रोथ की बात की कि ग्रोथ तुम्हारी नहीं बढ़ेगी जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी। हमारे इन्वेस्टमेंट कोई करना ही चाहते हैं। हमारी कंपनी है बहुत छोटी, जिसको मैं कहता हूँ स्टंटेड सेट लेड पिग्मी कंपनीज। ठीक है, ये कंपनी नहीं चल सकती, पर इनका भी कसूर नहीं, हुकूमत चल नहीं देती किसी को। कोई जरा सी तरक्की करे उसके टांग खींच देते हैं, उसके ऊपर चार्जेस लगा देते हैं। हमें जो ग्रोथ रेट रिक्वायर्ड है उस पर भी जरा गौर करें। हमारे पास जो यंग लोग हैं वो इस वक्त 130 मिलियन लोग हैं, 140 मिलियन लोग अंडर द एज 30, 122 मिलियन लोग अंडर द एज ऑफ 22, यानी कि हमारी पॉपुलेशन बहुत यंग है। 2-3 मिलियन बच्चे हर साल लेबर फोर्स में आ जाते हैं, नौकरियां ढूंढते फिर होते हैं। इसके लिए हमने जो हिसाब लगाया, आपको ग्रोथ चाहिए 7 से 8%, और 7 से 8% जो आपको ग्रोथ चाहिए, तरक्की चाहिए, शरह नमो कह लें, जो भी कुछ आप फारसी यूज करते हैं, मैं इसको इकोनॉमिक ग्रोथ कहता हूँ। ये अगले 30 साल के लिए चाहिए, 1 साल के लिए नहीं चाहिए, मुसलसल 8% ग्रोथ चाहिए। अगर हुकूमत ये नहीं करना चाहती तो फिर खुदारा, मुझे तो डर लगता है, मैं तो उम्र में ज्यादा हूँ, मैं नहीं होऊंगा, पर मुझे नहीं लगता कि हाँ हालात साजगार रहे। तो नदीम साहब, ये जो इन्वेस्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट तो आपका उसी वक्त मुतवज्जह होगा ना जब आपके लोकल इन्वेस्टर्स को एतमाद होगा। अभी हम देख रहे हैं कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, तो 6 लोकल इन्वेस्टर्स, बड़े प्लेयर्स इस वक्त मैदान में हैं। दीगर इदारों की प्राइवेटाइजेशन की जब बोली खुलेगी तो उसमें भी बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे, तो लोकल इन्वेस्टर तो यहाँ इन्वेस्ट करने को तैयार है। शायद उसके लिए वो एक माहौल नहीं बना हुआ, उसके लिए वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की सहूलियात मौजूद नहीं है। देखिए, हमने हिसाब लगाया है कि यहाँ जो भी काम करता है उसको हजारों परमिशन लेनी पड़ती है, और फिर उसके पास रोज इंस्पेक्टर आ जाते हैं पैसे लेने के लिए। ये जो मुसीबत है ना, पैसे तो एक चीज है, पर उसका टाइम सारा जाया होता है हुकूमत से डील करने के लिए। ये जब तक चलेगा आपके कुछ नहीं होगा, और लोकल इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जो प्राइवेटाइजेशन है वो हमारी सोल्यूशन ही नहीं है। अब ये पीआईए में क्या जान रह गई, पीआईए में किसने ली है ना, पीआईए के पास रूट्स हैं, पीआईए के पास एक ही चीज, हमारे शहरों में प्रॉपर्टी। तो जितनी भी आप प्राइवेटाइजेशन की बात करिए वो सिर्फ रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन है, बिकॉज ये कंपनियां मरी हुई है, स्टील मिल भी मरी हुई है सिर्फ रियल एस्टेट की। हुकूमत को चाहिए रियल एस्टेट देके कंपनी को छोड़ दे, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, या पीआईए रखने पर पीआईए में ये बताएं कि कौन चलाएगा लाहौर कोयटा की रूट, कौन चलाएगा लाहौर गिलगित की रूट, या इस्लामाबाद गिलगित कोयटा की। ये आप देख लें, हमारी प्राइवेट कंपनियां सारी बैठी हुई हैं लाहौर कराची, इस्लामाबाद कराची, बाकी कोई नहीं जाना। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा, जैसे पीटीसीएल में किया था, हुकूमत ने सारी लोकल अपनी जो चीज है उसको डाल दी थी एक कंपनी में जो लॉस मेक कर रही है, और जो आपकी दूसरी कंपनी थी वो प्राइवेट सेक्टर वाली, वो आपने पीटीसीएल में डाल दी। उसमें भी ज्यादा जान थी प्रॉपर्टी में। तो हम प्रॉपर्टी को डिस्टिंग्विश करें और बिजनेस को डिस्टिंग्विश करें और बेचने की कोशिश। बाकी प्राइवेटाइजेशन, जो आपके सबसे बड़ी प्राइवेटाइजेशन में जो एंटिटी है जिससे आपका डेट मिट सकता है, वो अगर आप करना चाहें तो करें, पर वो करना कोई नहीं चाहता। वो ये सरकारी घर खत्म करे और ये जमीनें बेचे, इन जमीनों पे बहुत कुछ बन सकता है। हमने हिसाब लगाया सिर्फ इस्लामाबाद में
ये जमीनें जो है ये $55 बिलियन इन्वेस्टमेंट ला सकती है। लाहौर, फैसलाबाद, कराची बहुत बड़ी जगह है जहाँ बहुत जमीनें ऐसी, इन जमीनों को जो सरकारी अफसरों ने काबू किया इनको खत्म करें और इन पे चीजें बनने दें, ये आपकी सोल्यूशन है इवेंचुअली। ठीक है। ये हुकूमत नहीं तो ये $55 बिलियन का ये बहुत बड़ा फिगर आपने ज़ाहिर कोट किया और इस पर हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में आपसे मजीद भी इस पर हम डिस्कशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीम उल हक साहब। पाइट से हमारे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और बड़ा अहम मौजू है जिस पर बात करेंगे। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। किसी भी कौम को जवाल, पसमानदगी और गुर्बत से निकालने में हुक्मरान और निज़ाम हुकूमत और फैसला साजी का बहुत ही अहम किरदार होता है। सिंगापुर और मलेशिया को देख लें, जब ली क्योन और महातीर मोहम्मद जैसे लीडर्स इन दो कौमों को मिले तो पूरी कौम ने मिलकर सिर्फ चंद अशरों में तरक्की और खुशहाली की तरफ इतनी तेज़ी से सफ़र किया कि आज दोनों ममालिक दुनिया में एक अलहदा मकाम रखते हैं। और जिन मुल्कों में निज़ाम हुकूमत ठीक नहीं था, फैसला साजी और अमल दरामद नहीं था, वो मुल्क पीछे रह गए, जिसमें कि पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत से चैलेंजेस से नबरदाजमा है, जिसमें इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुल्क की मईशत पर बढ़ता दबाव है, जिसकी वजह से आवाम सख्त परेशानी में मुब्तला है। मुल्क की पावर सेक्टर इस वक्त नुमाया किरदार अदा कर रहा है मुल्क की इकॉनमी को अदम तवाज़ुन का शिकार करने में। पाकिस्तान में सस्ती बिजली का ख्वाब इस वक्त हर खासो आम देख रहा है और यह ख्वाब पूरा होता बामुश्किल ही दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में बिजली खित्ते में सबसे महंगी है। बिजली बनाने और फराम करने वाली कंपनीज गरीब आवाम को दोनों हाथों से लूट रही हैं। पाकिस्तान में बिजली की फी यूनिट कीमत 62 रुपए है, जबकि पड़ोसी मुल्क भारत में यही बिजली 7 रुपए फी यूनिट में दस्तियाब है, जिसको अगर पाकिस्तानी करेंसी में देखा जाए तो भी 21 रुपए बनते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में ये 4 अफगानी अफगान जो कि पाकिस्तानी 15 रुपए बनते हैं। बांग्लादेश में इसकी कीमत 9% है, जो पाकिस्तानी 20 रुपए बनते हैं। और श्रीलंका जैसा मुल्क जो कि अभी माजी करीब में डिफॉल्ट हुआ, वहां पर 27 लंकन है, जो कि पाकिस्तानी भी 27 रुपए ही बनते हैं। महंगी बिजली के बावजूद गरीब आवाम इस पर मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस और टैक्सेस भी अदा कर रहे हैं। सबसे पहले फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर सार्फिन से पैसे वसूल किए जाते हैं। इसके बाद जनरल सेल्स टैक्स, यानी जो बिजली आप इस्तेमाल करते हैं उस पर पहले ही टैक्स दे देते हैं। उसके बाद ये इजाफी GST के नाम से टैक्स वसूली होती है। फिर फ्यूल कॉस्ट की मद में भी एक रकम ली जाती है। सहमाई एडजस्टमेंट की मद में हर 3 माह बाद सार्फिन को मजीद झटके बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और फिर इसके बाद फ्यूल प्राइस एग्रीमेंट की मद में भी इजाफी रकम वसूल की जाती है, जो हकीकत में हमारे हुक्मरानों के बिजली के IPPs के साथ वो मुआहदे हैं जिसमें बिजली बने या ना बने, लेकिन मुआहदे के मुताबिक तयशुदा बिजली की अदायगी करना लाजमी होती है। और वो रकम IPPs की जेबों में जाती है। जो बिजली का फी यूनिट आम सारिफ को औसतन 24 रुपए का मिलना चाहिए था, वो इन तमाम टैक्सेस के बाद 62 रुपए में दस्तियाब होता है। अब दुनिया सस्ती बिजली और रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो रही है, लेकिन हमारे पावर सेक्टर में बिजली की पैदावार का रेशियो अगर देखा जाए तो हुकूमत 11% कुदरती गैस, जबकि 25% LNG, पानी से 24%, न्यूक्लियर तरीके से 23%, कोयले से 10% और सोलर एनर्जी से सिर्फ 1% बिजली बनाती है। पाकिस्तान में सस्ते ज़राए से बिजली पैदा करने की मनसूबाबंदी वाज़े नहीं है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली कराची वालों का मुकद्दर बन गई है और ये मेहरबानी है कराची को रोशन करने वाले इदारे के इलेक्ट्रिक की। पावर डिवीजन के हुक्काम ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई के सामने इंकशाफ किया है कि सबसे महंगी बिजली के इलेक्ट्रिक बना रही है। कायमा कमेटी बराए तवानाई को ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी तवानाई ने कहा कि के इलेक्ट्रिक की सारी बिजली थर्मल से बनती है। अगर हुकूमत के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी ना दे तो के इलेक्ट्रिक की बनाई गई बिजली की फी यूनिट कीमत 80 रुपए तक पहुंच जाएगी। और यही नहीं, के इलेक्ट्रिक की बेज़ाब्तिगियां साबित शुदा हैं। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में नेपरा ने आवाम को महंगी बिजली बेचने पर के इलेक्ट्रिक को जिम्मेदार करार देते हुए 20 करोड़ रुपए का जुर्माना किया था। नेपरा अथॉरिटी ने इस हवाले से एक फैसला जारी किया था, जिसके मुताबिक के इलेक्ट्रिक की नाअहली का बोझ अहले कराची पर मुंतकिल नहीं कर सकते। नेपरा ने फैसले में मजीद कहा कि के इलेक्ट्रिक ने सस्ते और बेहतर कारकर्दगी वाले पावर प्लांट चलाने में जानबूझकर ताखीर की और नाकिस कारकर्दगी वाले पावर प्लांट से महंगी बिजली पैदा की गई। के इलेक्ट्रिक कराची में बिजली की लोड शेडिंग का बाइस भी बना। माहिरीन इस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर बहुत जल्द हुकूमत संजीदगी से सस्ते ज़राए पर इन्हिसार नहीं करती तो मुल्क भर में बिजली मजीद महंगी हो सकती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या बाकी ममालिक भी महंगी बिजली बना रहे हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तरक्की याफ्ता ममालिक सस्ते ज़राए से सस्ती बिजली बना रहे हैं। दुनिया भर में कोयला अपनी अहमियत के सबब सियाह सोना कहलाता है। ये सियाह सोना यानी ब्लैक गोल्ड ही दुनिया में सबसे ज़्यादा सस्ती बिजली बनाता है। फिर कोयला खाद और ग्रेफाइट जैसी अशिया बनाने में भी काम आता है। पाकिस्तान में निस्फ सदी पहले पता चल गया था कि सूबा सिंध के इलाके थर में कोयले के वसी ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन इस ब्लैक गोल्ड का माजी की हुकूमतें कोई फ़ायदा नहीं उठा
उठा सकी। 1984 से पाकिस्तानी अवाम लोड शेडिंग का अजाब सह रहे हैं। बिजली बहरान ने मुल्क को माशी तौर पर बेहद नुकसान पहुंचाया है। जब बिजली ना हो तो कारखाने और कारोबार बंद हो जाते हैं। इनकी बंदिश लाखों पाकिस्तानियों को बेरोजगार कर देती हैं। यूं पाकिस्तानी अवाम मसाइब व मुश्किलात में घिरे रहते हैं। आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 180 अरब टन कोयले के ज़खायर मौजूद हैं। इन ज़खायर का बड़ा हिस्सा थर में महफूज है। थर कोल की मदद से पाकिस्तान 60 साल तक 50,000 मेगावाट बिजली बना सकता है, जो कौमी ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा है। इस वक्त थर की कान से हर साल 38 लाख टन कोयला निकल रहा है और ये नंबर्स रवां साल के अख्ताम तक 76 लाख टन तक पहुंच जाएंगे, जबकि अगले साल कोयले की पैदावार 1 करोड़ 25 लाख टन तक पहुंचाने का मंसूबा है। थर से कोयला निकालने की फी टन $50 लागत आती है। जैसे जैसे पैदावार बढ़ेगी ये लागत कम होती जाएगी। रवां साल के अख्ताम तक ये कीमत $40 और अगले साल तक ये $30 तक पहुंच जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान मकामी कोयला अपने बिजली घरों में इस्तेमाल करके सालाना अरबों डॉलर की बचत कर सकता है। माहिरीन के मुताबिक थर के कोयले से बनी बिजली की लागत 18 रुपए फी यूनिट है, लेकिन जब थर से वसी पैमाने पर कोयला निकलने लगेगा तो ये लागत कम होकर 10 या 12 रुपए फी यूनिट रह जाएगी। जबकि इस वक्त बिजली घरों में दरामदी कोयले से 30 रुपए फी यूनिट के हिसाब से बिजली बन रही है। दुनिया भर में तरक्की याफ्ता ममालिक इस वक्त कोयले से बिजली बनाकर अरबों डॉलर्स बचा रहे हैं। अमेरिका, चाइना, भारत, जापान, इंडोनेशिया, रशिया, जर्मनी, पोलैंड और दीगर ममालिक में 6000 से ज़ायद कोयले से चलने वाले बिजली घर काम कर रहे हैं। फिर क्या वजह है कि हम इस ब्लैक गोल्ड से फ़ायदा उठाने में संजीदा नहीं हैं? क्यों हमें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है? इस पर हम बात करेंगे। मौजूद मेहमान करवाते हैं उसामा रज़ी साहब, जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं और बिजली के मसले पर, महंगी बिजली के इशू पर जमात इस्लामी हमें हमेशा से बड़ी वोकल जमात के तौर पर नज़र आई है और हमेशा इसने आवाज़ उठाई। उसामा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सस्ती बिजली के लिए और महंगी बिजली के खिलाफ आप लोग भी हमेशा से आवाज़ उठाते रहें, चाहे वो कराची की सतह पर बात हो, चाहे नेशनल लेवल पर बात हो। तो ये हुकूमत ने अब तक पिछले 25 दिन में जब से आपसे एक एग्रीमेंट हुआ, आपने कोई इसमें पेशरफ देखी है? हमारे पास ये थर का कोयला मौजूद है, हम इंपोर्टेड कोयला मंगवा कर महंगी बिजली बना रहे हैं। इन 25 दिनों में कोई ऐसा कदम आपने हुकूमत को उठाते हुए देखा जो संजीदगी से आप कह सकें कि हाँ ये सस्ती बिजली की जानिब एक कदम है हुकूमत का? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। जमात इस्लामी ने बिलखुसूस, और वैसे तो इस मुल्क के सारे अवाम ही जो जिस कर्ब से और जिस अज़ियत से गुजर रहे हैं, तो जमात इस्लामी ने कराची में भी और यहाँ फिर इस्लामाबाद में, पिंडी में एहतिजाज के ज़रिए इस मसले को ज़्यादा हाईलाइट किया। और उसकी वजह यह भी है कि जहाँ मुल्क के हार्ड कोर सियासी इशूज़ हैं, वहीं पे अवाम की सूरत हाल है, और जिन्हें आप सियासत के सॉफ्ट इश्यूज भी कह सकते हैं या सीरियस इश्यूज भी कह सकते हैं, जो आवाम जिससे मुतासिर हो रहे हैं, उस पर एहतजाज बहुत हो रहा है। यानी आप यूँ समझ लें कि चीख चीख के बुरा हाल हो गया है इन लोगों का, और जमात इस्लामी ने उस आहंग को और बुलंद किया है। लेकिन हुक्मरानों को जो रवैया सामने आया है, और मैं बरबनाए तजुर्बा ये बात कह रहा हूँ कि सिंध के हुक्मरान हो या यहाँ पे मरकज़ के और पंजाब के हुक्मरान हो, ये बहुत ही सफ़ाक और बेरहम टोला है जो इस वक्त इक़्तिदार पर मुसल्लत है, और हमेशा से इसी तरह के लोग मुसल्लत रहे, और इन्हें इस बात का कोई एहसास नहीं है कि अवाम के ऊपर क्या गुजर रही है, और वो इनके इन फैसलों के नतीजे में, इनकी इन पॉलिसीज के नतीजे में ये सब कुछ हो रहा है। और अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा रवैया सामने नहीं आ रहा है जिसमें कोई दर्दमंदी हो, मुल्क से, अवाम से कोई खैरख्वाही हो, कोई हमदर्दी हो, कोई उनकी तरफ से कोई ऐसा रवैया सामने आए कि वो जो है मुल्क के इन हालात के ऊपर उनमें कोई परेशानी है। एक तरह के बिल्कुल बेरहम लोग हैं, और इस वक्त भी सिर्फ लूट घसूट का बाजार है जो गर्म रखना है, अवाम के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ने हैं। IMF की गुलामी में पूरी कौम चली जाए, पूरा मुल्क चला जाए, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाए। इनको अपनी तजोरियों की फिक्र है, अपने औलादों की मुस्तकबिल से फिक्र है, अपनी बैरूनी एसेट्स की इनको फिक्र है। और इस वक्त भी ऐसा ही लग रहा है कि इनकी सारी तरजीहात वही हैं। इन्होंने 45 दिन का वक्त मांगा था, और हमने इस मुल्क के मुफाद में और एक तरह से खैरख्वाना रवैया ही इख्तियार किया था कि इनके इस मुतालबे पे कि हर चीज़ जो है वो एकदम से नहीं हो सकती, आप हमें वक्त दें। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि हमें हुक्मरानों की तरफ से ऐसी कोई रविश नज़र नहीं आ रही कि वो आवाम को रिलीफ देंगे, बल्कि वो आवाम के हालात को मजीद ख़राब करते हुए नज़र आते हैं। तो उसामा साहब, ये ज़ाहिर है कि ऐसे बहुत से सस्ते ज़राए हैं बिजली के जिनको इस्तेमाल करके
बेहतर अंदाज से सस्ती बिजली पैदा की जा सकती है, चाहे वो सूरज की रोशनी का इस्तेमाल हो, चाहे वो हम विंड की बात कर लें, चाहे उसमें और भी बहुत से ऐसे थर का कोयला हम ले लें। हम कई ऐसे ममालिक हैं जो कि पानी से ही बिजली बना रहे हैं। तो जब आप लोगों का एग्रीमेंट हुआ, जब बिजली की कीमत को कम करने से मुतालिक बात हुई, तो सिर्फ IPPs के साथ नेगोशिएशन वाली बात थी या कुछ तजवीज़ आप लोगों ने भी सामने अपनी रिसर्च टीम के ज़रिए रखी थी हुकूमत के कि आप भी इन चीज़ों को अडॉप्ट करके और कम से कम कोई तो आप वक्ती कमी ला सकते हैं, कोई रिलीफ आवाम के लिए बना सकते हैं इसमें? देखिए, हमने तो वो सारी चीज़ें भी उनके सामने रखी थी, जो उनकी जो टेक्निकल टीम है और जो उनकी वजारतों के जिम्मेदारान हैं और वज़रा हैं, उनको भी ये बात नहीं मालूम थी। हमने वो सारी तफसीलात उनके सामने रखी और उन्होंने मुआहदा किया ही उस वक्त है जब वो लाजवाब हो गए थे। सिर्फ IDPs के हवाले से भी, IPPs के हवाले से भी उस वक्त उनके सामने हमारा तो ये मुतालबा अभी भी है कि सिर्फ नवाज शरीफ फैमिली और उनके बेनिफिशरीज जो हैं, सिर्फ अगर उनके लोगों की IPPs को ही रिवाइज कर लिया जाए तो बिजली का जो वो पर यूनिट रेट है वो बहुत नीचे आ सकता है। मिसाल के तौर पे उन मुआहिदों में ये बात शामिल है कि ट्रांसमिशन को अपग्रेड किया जाएगा, उनमें ये बात शामिल है कि डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम को इम्प्रूव किया जाएगा, लेकिन आपके इलेक्ट्रिक से लेकर और ये बकिया तमाम IPPs तक का मामला देख लें, कोई चीज़ नहीं की गई। अच्छा चले, आप कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं उनको, तो भाई वो मुफ्त बिजली ले तो लेना उनसे, वो मुफ्त बिजली आप कारखानों को दे दें, आप सनतों को दे दें, आपकी जो है वो पैदावारी लागत कम हो जाएगी। ये कोई चीज इनके मैंने आपसे अर्ज किया, इनके एजेंडे में सिवाय लूट घसूट के अवाम का खून निचोड़ने के कोई दूसरी चीज नहीं है, और ये सियासी ताकत को अपने माली एम्पायर को मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और सियासी तौर पे मुल्क को अपनी गिरफ्त में रखते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा रजीज़। अब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा मौजूद थे। अब देखते हैं कि हुकूमत अपने इस मुआहदे पर अमल दरामद मुकम्मल करती है या नहीं, और फिर जमात इस्लामी के अगले लाहे अमल के हवाले से भी आने वाले प्रोग्राम्स में आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।